हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का भूगोल, जिसे आप संसाधन भूगोल के नाम से भी जानते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में आप हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके सिलेबस में संसाधन भूगोल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें देखने को मिल सकता है कि मिट्टी संरक्षण की विवेचना कीजिए या फिर मृदा संरक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न आपका आ सकता है कि मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बताना है। ठीक है ना, चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं भैया मृदा संरक्षण होता क्या है। ठीक है, तो लिखा गया है मिट्टी संरक्षण जो है नवीनतम कृषि विज्ञानों में से एक है। इस शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के WJ स्पाइमैन के द्वारा की गई। यानी जो मिट्टी संरक्षण शब्द की जो उत्पत्ति है वो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? WJ स्पाइमैन, इनके द्वारा की गई थी। इसका अर्थ यह होता है कि मजबूती के साथ मिट्टी क्षरण को रोकना ही था। यानी भैया जो आपका मृदा संरक्षण यानी मिट्टी संरक्षण का जो अर्थ था वो क्या था? मजबूती के साथ मिट्टी के क्षरण को रोकना। लेकिन आधुनिक समय में इसके अंतर्गत हमारे मिट्टी संसाधनों के बचाव, निर्वाह तथा सुधार, मापन एवं संशोधन को भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना कि भैया आजकल जो मिट्टी संरक्षण का मतलब ये होता है कि मृदा संसाधन के बचाव, उनका निर्वाह, उनमें सुधार, मापन और उनकी संशोधन की प्रक्रिया को भी मृदा संरक्षण में शामिल किया जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आगे दिया गया है मिट्टी संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखने, उसकी उर्वरता एवं अन्य तत्वों की अभिवृद्धि करना है। भैया मृदा संरक्षण का जो मतलब होता है, मृदा संरक्षण का जो उद्देश्य होता है वह ये होता है कि मिट्टी जो है अपने स्थान पे कायम रहे और इसमें जो उर्वरा शक्ति है उसकी और जो जितने भी और तत्व होते हैं मृदा में वो बने रहे और उसमें बढ़ोतरी होती रहे। यही उद्देश्य है भैया किसका? मृदा संरक्षण का, मिट्टी संरक्षण का। ठीक है ना, आगे लिखा गया है अतः मिट्टी से दीर्घकालीन दृष्टिकोण से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मिट्टी संरक्षण अनिवार्य है। भैया अगर आप मिट्टी से लंबे समय तक अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मृदा संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे भैया मृदा संरक्षण की विधियों के बारे में कि कौन कौन सी मृदा संरक्षण की विधियां हैं। ठीक है ना, इसको अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 100% है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर पूरा वीडियो याद ना भी रहे तब भी आप एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख के आ सकते हैं। ठीक है ना, एक बार अगर नहीं याद होता है 2 बार वीडियो देखें। जब ज़्यादा देखेंगे तो जो शब्द बोले जाते हैं ऑटोमेटिक माइंड में आपके क्या होंगे? वो फीड होंगे। इससे आपको क्या होगा, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे लिखने के लिए तो चीज़ें आपको याद आएंगी। ठीक है ना, ये जरूर करिएगा। जैसे एक बार में आपको चीज़ें कम समझ में आई हो या फिर कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसको कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, हम उसको दोबारा डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आपका भी फर्ज बनता है अपने लिए आप उस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। दोबारा देखने से कोई शब्द जो छूट गए होंगे वो चीज़ें आपको फिर से आपका मतलब रिकवर हो जाएगा। ठीक है ना, इससे चीज़ें याद भी हो जाएंगी आपको। तो लिखा गया है डॉक्टर गोरे ने मिट्टी संरक्षण के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भैया डॉक्टर गोरे महोदय जो थे उन्होंने मिट्टी संरक्षण के लिए अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने बताया वर्तमान वृक्षारोपण को सुधारने, ठीक है ना, अनावश्यक पशुओं को कम करने, खाद के उचित तरीके, वैज्ञानिक फार्म प्रबंधन, रेखीय समोच्च जुताई समतल करने, थोड़ी वर्षा को नियंत्रित करने, सड़क की नालियों को नियंत्रण, ठीक है ना, नाली को बंद करने तथा परती भूमि को कम करना आदि से संरक्षण जो होता है फलदायी हो सकता है। यानी जो गोरे महोदय थे, डॉक्टर गोरे महोदय ने मिट्टी संरक्षण के लिए अपने विचार में यह बताया कि भैया जो वर्तमान समय का वृक्षारोपण है उसको सुधारा जाए। ठीक है ना, अनावश्यक जो पशु हैं यानी जो पशुचारण है उसको कम किया जाए।
ठीक है। और जो मिट्टी में खादें डाली जाती हैं, खाद, उसका उचित तरीके से प्रयोग हो, वैज्ञानिक फार्म का प्रबंधन किया जा सके, समोच्च रेखी जुताई का प्रयोग हो, ठीक है ना, वर्षा को नियंत्रित किया जाए, सड़क की नालियों को नियंत्रित किया जाए, नालियों को बंद करने और जो परती भूमि है उनको कम करके भैया जो मृदा संरक्षण है इसको सफल बनाया जा सकता है, ये इन्होंने बताया है, ठीक है ना, डॉक्टर गोरे महोदय ने। तो आगे लिखा गया है, नवीन प्रमुख मृदा संरक्षण की जो विधियां हैं वो निम्नवत हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे कैसी कौन कौन सी विधियां हैं, जिनको हम एक हेडिंग नुमा बना के लिखेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। तो आगे लिखा गया है कि नवीन प्रमुख मृदा संरक्षण की विधियां जो हैं भैया निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला आपका क्या है, समोच्च रेखी बांध बनाना, यानी कंटोर बॉन्डिंग ना, क्या है, कंटोर बॉन्डिंग, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए लिखा गया है, इस विधि में ढालू स्थानों पर, ठीक है ना, क्या है इस विधि में होता क्या है, यानी समोच्च रेखी बांध बनाने में क्या होता है उसके बारे में बात की जा रही है। इस विधि में ढालू स्थानों पर समोच्च रेखाओं पर बांध बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है। अब ध्यान दो, जैसे एक पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ढलान है, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे भैया, ऐसे बांध बना दिया जाता है। जब बांध बना दिया जाएगा तब यहाँ से यहाँ तक ढाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ढाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ढाल क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो वही कह रहा है कि भैया इसमें जो होता है, इस विधि में क्या होता है, जिसमें जो ढालू स्थान होते हैं उस पर मतलब एक समोच्च रेखाओं पर क्या होता है भैया, बांध बनाया जाता है, ठीक है ना, बांध बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव न करके विभिन्न स्थानों पर समाता जाता है। इससे होता क्या है कि पानी लगातार आपका कटाव नहीं कर पाएगा तेजी से, धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर वो समा जाता है, सोख लिया जाता है, ठीक है। आगे लिखा गया है, इससे दूसरा लाभ यह भी है कि छोटे छोटे बांधों में रुके हुए पानी को मिट्टी अधिक मात्रा में सोख लेती है। यानी जब छोटे छोटे बांध होंगे, छोटे छोटे भाग होंगे, उसमें जो पानी रहेगा उसको मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है ना। जिससे होता क्या है, जल स्तर आपका ऊंचा हो जाता है। उथली माध्यम तथा मध्यम गहरी भूमि में कृषकों को ऐसे बांध बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। आगे कह रहा है कि समोच्च रेखाओं के अनुसार वृक्षारोपण करना भी मिट्टी के कटाव को कम करने में सहायक होगा। भैया जो समोच्च रेखाओं के अनुसार अगर देखा जाए, वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाया जाए उस तरीके से, जिस तरीके से बांध बनाया जाता है, ठीक है ना, तो वह भी मिट्टी के कटाव को कम कर सकता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपका क्या है भैया, समोच्च रेखी, ठीक है ना, समोच्च रेखी जुताई, इसके बारे में बात करना है। ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके कोर्स से संबंधित वीडियो आपको पड़ती रहती हैं, ताकि जब भी आपका वीडियो डाला जाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। आगे लिखा गया है, इसके अंतर्गत यानी भैया जो समोच्च रेखी जुताई होती है, इसके अंतर्गत ढालदार भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई की जाती है, ठीक है ना, जिससे ढाल की प्रवणता जो है विभिन्न स्थानों पर क्या है, विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध हो जाती है। ध्यान देना भैया, इसमें क्या होता है, जहाँ ढालदार भूमि होती है वहाँ पर समोच्च जो है रेखाओं के अनुरूप भैया जुताई की जाती है, जिससे ढाल में क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर आपको उसकी कमी में आप मतलब ढालों में क्या होगी, कमी आपको देखने को मिलेगी, उसकी ढाल में आपको अवरोध देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रोक लग जाता है, जिससे होता क्या है, जल के तीव्र बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है और उसकी अपरदनात्मक शक्ति जो होती है भैया वो कम हो जाती है, यानी अपरदन वह कम करने लगता है जल, ठीक है। आगे लिखा गया है, इसके अतिरिक्त समोच्च पट्टियों में कई प्रकार के फसलों को बोया जाना चाहिए। भैया जो अलग अलग समोच्च पट्टी आप बनाए हैं उसमें क्या होगा, अलग अलग फसलों को बोया जाए। ऐसी फसलें जो थोड़ा एकदम पास पास होती हैं, ऐसी फसलें जो थोड़ा दूर दूर होती हैं ना, इस तरीके से बोया जाए।
जिससे होगा क्या, ऊपरी पट्टियों में मृदा अपरदित होती भी है तो वह नीचे की पट्टी में ना उगी फसल द्वारा निक्षेपित कर ली जाती है। यानी वही कह रहा है कि भैया इसके अंतर्गत यानी इसके अतिरिक्त जो है समोच्च पट्टियों में कई प्रकार की फसलों को बोया जाना चाहिए, जिससे यदि अगर आपका ऊपरी पट्टियों में मृदा अपरदन होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे की जो पट्टियां रहेंगी वहाँ जो फसलें बोई जाएंगी वो मिट्टियों को क्या कर देंगी, निक्षेपित कर लेंगी, यानी उनको रोक लेंगी, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा उनको, ठीक है ना। और सभी फसलों को आवश्यक रूप से पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इन पट्टियों की मिट्टी द्वारा, ठीक है ना, इन पट्टियों की मिट्टी द्वारा वर्षा के समय जल को अवशोषित कर लेने से भूमि जल स्तर क्या होता है भैया, ऊंचा रहता है और मिट्टी भी क्या होती है, नम रहती है, ठीक है ना। ये चीज़ पॉइंट याद रखना। इसमें इतना डेटा दिया जा रहा है, ठीक तरीके से अगर आप छोटा बहुत मिला के लिख दोगे तब भी आप बढ़िया तरीके से लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि खेतों की व्यवस्था। भैया सीढ़ी नुमा खेत बना करके भी आप जो है मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। तो लिखा गया है, यह तरीका पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां सीढ़ी नुमा खेतों की व्यवस्था करके मिट्टी का कटाव रोका जाता है, ठीक है ना। यह भैया तरीका जो है ज़्यादा कारगर कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और वहाँ ऐसा करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। सीढ़ीनुमा खेतों के द्वारा पानी का वेग अवरुद्ध हो जाता है, परिणामतः बहुत कम अपरदन कर पाता है तथा अपरदित मिट्टी को खेतों में ही निक्षेपित करता चला जाता है। यानी भैया पानी का जो बहाव होता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाने से उसका बहाव जो होता है कम हो जाता है, जिससे पानी बहुत कम अपरदन कर पाता है, ठीक है ना। और जो अपरदित मिट्टी होती है वो खेतों में ही छोड़कर चला जाता है, खेतों में ही रह जाती है मिट्टियाँ, ठीक है। कहीं कहीं खेतों में मेड़ बांधकर भी पानी का वेग और मृदा क्षरण को रोका जाता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है भैया तटबंध। कौन सा पॉइंट अगला है, तटबंध बना करके आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। तो यह भैया तरीका मैदानी भागों में ज़्यादा कारगर होता है। तो लिखा गया है, मैदानी भागों के पृष्ठ क्षरण वाले क्षेत्रों में तटबंधों का निर्माण किया जाए। इनके निर्माण से गहरे भागों में स्थित जो गांव की सतह को ऊंचा करने से बाढ़ों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। क्या कह रहा है भैया कि मैदानी भागों में जो पृष्ठ क्षरण वाले क्षेत्र हैं उनमें तटबंधों का निर्माण किया जाए, ठीक है ना। इनके निर्माण करने तटबंधों के निर्माण से क्या होता है, जो गहरे भागों में स्थित गांव हैं, ठीक है ना, उनकी सतह को ऊंचा कर दिया जाता है मतलब बांध बना करके, ठीक है, जिससे भैया बाढ़ जो होता है वहां पर नहीं पहुंच पाता है, बाढ़ का पानी भी वहां नहीं जा पाता है, बाढ़ से भी नियंत्रण वहां हो सकता है, जिससे मिट्टी क्षरण को काफी हद तक रोका जा सकता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है आपका अस्थायी कृषि पर रोक लगाकर। क्या है, अस्थायी कृषि पर रोक लगाकर, ठीक है ना। आदिवासियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत वनों का बड़ी मात्रा में विनाश किया जाता है, जिससे मिट्टी क्षरण को बढ़ावा मिलता है। अस्थायी कृषि, जिसको आप झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि बोलते हैं, ठीक है ना। यानी एक स्थान पे पहले पेड़ वगैरह काट के वहाँ खेती की जाएगी, फिर दूसरे स्थान पे जब तक वहाँ उर्वरा शक्ति रहेगी, जब तक वहाँ की भूमि में उपजाऊ मिट्टी रहेगी तब तक वहाँ भैया खेती की जाती है, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ वर्षा वगैरह होगा तब अपरदन ज़्यादा हो भी करेगा वहाँ से। तो वही कह रहा है कि आदिवासियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत जो है वनों की बड़ी मात्रा में विनाश किया जाता है, जिससे मिट्टी क्षरण को बढ़ावा मिलता है। तो इस पे भी रोक लगा करके हम ऐसा कर सकते हैं। अतः इस प्रकार की कृषि पर रोक लगाना चाहिए, जिसके लिए आदिवासियों को एक ही स्थान पर बसाया जाए और एक निश्चित भूमि पर कृषि करनी दी जाए, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट पॉइंट है जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वृक्षारोपण, ठीक है ना। वृक्षारोपण करके भी हम क्या कर सकते हैं भैया, वृक्षारोपण करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्या है देख लो, वृक्षों की सघनता के कारण वायु मिट्टी आदि जो है भैया, वायु जो है मिट्टी को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। ध्यान देना क्या कह रहा है, वृक्षों की सघनता के कारण
जो वायु है वो मिट्टी को हटा देना इसको, वो मिट्टी को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। जल का वेग भी वृक्षों के जाल से होकर जाने में थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी और उसकी अपरदन शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ध्यान दो, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, वृक्ष नहीं हैं, वहाँ पर वायु के द्वारा जो है पूरा मिट्टी जो है उड़ा करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जा करके छोड़ दिया जाता है, मतलब वायु के द्वारा भी अपरदन होता है। और जल का वेग भी काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, जिससे जल के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा अपरदन आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं आप वृक्ष लगाओगे, वृक्ष अधिक मात्रा में रहेंगे, तो वृक्ष जो है वृक्ष की वजह से क्या होगा, वहाँ आपका जो वायु अपर्दन होगा वो भी नहीं हो पाएगा, और जो वायु के द्वारा अपर्दन होता है वो भी नहीं हो पाएगा, और जो जल के द्वारा अपर्दन होता है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। रीजन क्या है, जो वृक्षों की जड़ें होंगी वो पानी को उतनी तेजी से नहीं जाने देंगी, ठीक है ना, वो उसका वेग कम कर देंगी, और जब वेग कम कर देंगी तो भैया अपर्दन भी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, आगे लिखा गया है, वृक्षों की पत्तियां धरातल को ढककर समस्त प्राकृतिक क्षयकारक शक्तियों से उसका निवारण कर सकती हैं। भैया जो वृक्षों की पत्तियां होती हैं धरातल को जब गिरती हैं धरातल पर ढक लेंगी तो जितनी भी क्षयकारक शक्तियां होंगी उनसे उनका निवारण कर सकती हैं। इस प्रकार वनों का क्षेत्रफल बढ़ाकर मिट्टी की सुरक्षा की जा सकती है। भैया इस तरीके से आप वनों का क्षेत्रफल बढ़ा करके मिट्टी की सुरक्षा कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, क्लियर हो गया है, तो मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।